नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं योगेश पांडे आज आपके सामने SSET यानी शिक्षा शास्त्री एंट्रेंस टेस्ट जो लोग संस्कृत में बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो है। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भाग 2 की। भाग 1 से संबंधित जो संस्कृत के और वैदिक वाङ्मय का जो पार्ट है उसके वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। पार्ट 2 40 नंबर से इसमें लिखित परीक्षा होती है, यानी कि ऑप्शनल वाला सिस्टम इसमें नहीं रहेगा। जो भी प्रश्न रहेंगे उनका आपको लिखित में उत्तर देना होगा। इसमें भी 4 भाग बटे हुए होते हैं। पहला भाग जो 10 नंबर का है अनुप्रयुक्त व्याकरण का है। दूसरा 10 नंबर का जो पार्ट है गद्य का है। अपठित गद्यांश एक दिया जाएगा, उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर पर है पद्य, यानी कि अपठित पद्यांश, एक पद्य या 2 पद्य दिए रहेंगे श्लोक संस्कृत के, जिनका छंद या फिर उनमें अलंकार या फिर विशेषण विशेष आदि संबंधित चर्चाएं उसमें की जाती हैं। इसके अलावा चौथा जो पार्ट रहेगा वह निबंध का रहेगा। 10 नंबर का निबंध आता है समसामयिक घटना या संस्कृत का वैशिष्ट, इस प्रकार से कोई भी एक निबंध आपको उसमें कंप्लीट करना होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं इन्हीं चारों विषयों के बारे में कि आपको इनकी तैयारी कैसे करनी है। मुख्य बिंदु मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहला हमारा अनुप्रयुक्त व्याकरण, और अनुप्रयुक्त व्याकरण वाला जो पार्ट है यह भी 3 या 4 भागों में बटा हुआ होता है। सबसे पहला इसमें आपसे पूछेगा वचन का परिवर्तन करना। आपको संस्कृत का एक वाक्य दिया जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा, जिसमें आपको वचन परिवर्तन करना है। जब आप वचन परिवर्तन करेंगे तो आपको कर्ता का भी परिवर्तन करना पड़ेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे पात्राणि दिया है, एक वचन में करना है तो आपको पात्रम, इस प्रकार से वाक्य क्या वहां पर निर्धारण करना है। इसी प्रकार से वचन परिवर्तन के अंतर्गत ही लिंग परिवर्तन भी आएगा और वाच्य परिवर्तन भी पूछा जा सकता है। लकार परिवर्तन, लिंग से तात्पर्य लिंग भी और लकार भी, और इसके अलावा यहाँ पर वचन परिवर्तन और कर्मवाच्य कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य का वाक्य रहेगा उसको कर्मवाच्य में आपको बदलना है। कर्मवाच्य में भी बदल करके उसको लकार परिवर्तन करके लट लकार का वाक्य तो लंग लकार में उसको लेकर के जाना है। जैसे कि बालकः मातरम पश्यति, बालकः मातरम पश्यति कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसको कर्मवाच्य में बदल करके आपको लंग लकार का वाक्य बनाना है, तो बालकेनो माता अदृश्यत। इस प्रकार से आप 5-10 वाक्यों की तैयारी करके जाइएगा, जिससे लकार परिवर्तन और लिंग परिवर्तन में आपको समस्या नहीं आएगी। अब हम देखते हैं विशिष्ट कारक का पद चयन करना। आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में पूछ लिया जाएगा कि जैसे बिना लगा है या फिर पुरतः लगा है, पृष्ठतः लगा है, सामान्य सा वहां पर कोई कारक का चयन किया गया है, अंडरलाइन किया जाएगा उस कारक को और पूछा जाएगा कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो वहां पर आपको उपपद विभक्तियों का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। तीसरी बात करते हैं लकार परिवर्तन की, जैसे मैंने आपको बताया था। और इसके बाद कर्तृपद चयन, यानी कर्ता पद का चयन करना। सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में से आपको कर्ता पद क्या है वह देखना है, क्रियापद क्या है वह देखना है, कर्मवाच्य क्या है, कर्म क्या है उसमें तो नॉर्मल सी बात देख लेंगे। जहां जहां द्वितीय विभक्ति लगी है वो सब किस में आ जाएगा, कर्म में आ जाएगा। जहां पर क्रिया का अनवय जिसके साथ में होगा वह कर्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है वाली बात है, ज्यादा इसमें कोई आपको। इसी के साथ इसमें विशेषण और विशेष शब्द भी पूछे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि श्वेतः अश्वः धावति, श्वेतः अश्वः धावति, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। अब यहाँ पर जो अश्व है वह क्या है, वह विशेष है। नॉर्मल आपको याद रखना है कि विशेष एक बार आप पकड़ लो, उसके बाद सारे जितने भी रहेंगे उसके विशेषण रहते हैं। जैसे कि अश्वः यह हो गया आपका विशेष, श्वेतः, कृष्णः, रक्तः, इसी प्रकार से और भी अन्य वाक्यों में आप देख सकते हैं जहां पर आपको विशेषण विशेष का ध्यान होना चाहिए। उपमा और उपमेय और उपमान का भी आप थोड़ा सा ज्ञान कर लें, किसको उपमेय कहते हैं किसको उपमान कहते हैं, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर उपमेय क्या है और उपमान क्या है। अगली बात करते हैं हम पार्ट नंबर 2 इसमें, यानी कि गद्यांश की। अब आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, अपठित गद्यांश, जो कि 5 से
10 लाइन का एक गद्यांश होता है। उसमें से आपको प्रश्न भी वहीं पर मिल जाएंगे, केवल उस गद्यांश को पढ़ करके उसके उत्तर देना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। अब आपको थोड़ा सा वहां पर यह याद रखना है कि जो प्रश्न में शब्द आए हैं, यानी कि अव्यय शब्दों को छोड़ करके, किम, के, कहा, भवान आदि शब्दों को छोड़ करके जो मुख्य शब्द जो रहेगा प्रश्न में, उस शब्द को आप देखेंगे और वही शब्द गद्य में ढूंढेंगे फटाक से, उसी के आसपास उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इसको, और ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, यह आप याद रखिए। यह 2-2 नंबर के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, सभी में 5-5 प्रश्न होंगे, 5 दूनी 10, यानी इस प्रकार से अनुप्रयुक्त व्याकरण में 5 प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न गद्य वाले में, 5 प्रश्न पद्य वाले में। ज्यादा समय ना देते हुए यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको तत्काल छोड़ दो, बाद में यदि आपके पास समय रहता है तो आप उसको ध्यान से पढ़ करके फिर उसका उत्तर देना, तत्काल में आप उसको छोड़ देना। पद्य की हम बात करते हैं तो पद्य में भी यही रहेगा, और पद्य में अव्यय शब्द भी आपसे पूछ ले जाते हैं कि इसमें अव्यय शब्द कौन सा है, या फिर एक पद्य दे देंगे, उस पद्य में पूछेंगे कि कितने अव्यय शब्द हैं, तो आपको वहां पर गणना करनी पड़ेगी, चा, एव, इस प्रकार से जो जो अव्यय शब्द होते हैं, कुछ अव्ययों का आप ज्ञान करके जाना, जो कि लगभग मतलब पुल्लिंग शब्दों से या नपुंसकलिंग शब्दों से मिलते जुलते अव्यय शब्द होते हैं, जिनमें कि आपको परेशानी थोड़ी सी आ जाएगी, इसलिए अव्यय शब्दों का ज्ञान आपको यहाँ पर करना है। इसके अलावा इसमें क्रियापद, पद में भी सबसे पहले आपको क्रियापद को पकड़ना है, उसके बाद आप इसमें कर्ता पद को पकड़ेंगे। जैसे ही कर्ता और क्रिया पकड़ लेंगे तो पूरे पद्य का जो भावार्थ है, जो सारांश है, वो आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ही सारांश स्पष्ट होगा तो प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे देंगे। अब हम बात करते हैं चौथे पार्ट की, यानी कि अनुच्छेद लेखन, जिसको निबंध लेखन कहा जाता है, 10 नंबर का रहेगा। इसमें मुख्यतः आपको 3 या 4 बिंदुओं पर फोकस करना है, जो कि सबसे पहला, जब आप निबंध लिखने बैठेंगे तो कौन सा निबंध आपको सबसे अच्छा आ रहा है, यानी 3 या 4 निबंध आपको प्रश्न में पूछे जाएंगे, तो उसमें से कोई एक करना है, और उस एक में आपको कैसे चयन करना है, जो सबसे अच्छा, आप जिसके बारे में ज्यादा जानते हैं वह आपको लिखना है। सबसे पहले आप निबंध लिखेंगे तो प्रस्तावना, पॉइंट आपको नहीं डालना है वहां पर, प्रस्तावना का, उपसंहार का या मुख्य विषय का, यह आपको पॉइंट नहीं डालना है। जब आप लिखना चालू करेंगे तो प्रस्तावना वाक्य में होनी चाहिए, यानी कि आप उसका उपस्थापन कर रहे हैं, प्रस्तावना भूमिका जमा रहे हैं। भूमिका में क्या आ जाएगा, प्रस्तावना में कौन कौन से बिंदु आएंगे, जैसे कि कोविड-19 का लिया आपने, जो अभी चल रहा है, समसामयिक घटनाओं में से एक निबंध आ जाएगा। जैसे तो सबसे पहले इसका परिचय, परिचय के बाद आप कह सकते हैं इसका इतिहास, या इसका निर्माण कहाँ हुआ, किस प्रकार से ये अपना कार्य कर रहा है, तो ये उसका परिचय हमें सबसे पहले 1 या 2 लाइनों में लिखना है। परिचय ऐसी हेडिंग नहीं डालना है, बार बार बोल रहा हूं, केवल उसका परिचय अपने शब्दों में लिख करके देना है। दूसरी बात आ जाएगी प्रासंगिकता की, दूसरा पॉइंट, यानी कि उसकी प्रासंगिकता हमारे वर्तमान में कितनी है। मुख्य विषय दूसरे नंबर पर आएगा, मुख्य विषय, यानी कि यह भी आपको 2 से 3 लाइनों में ही लिखना है, ज्यादा आपके पास पेज नहीं रहेंगे, इसलिए 1-1, 2-2 लाइनों में पूरे विषय को बताते हुए चलना है, कोई सा भी पॉइंट छूटे ना। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद मुख्य विषय क्या है, आप जो सब कुछ उस विषय में सबसे अच्छा जानते हो उसको आप मुख्य विषय में लिखिए। इसके बाद प्रासंगिकता, यानी कि तीसरे नंबर पर आपको वहां से इस प्रकार से माइंड का सेटअप करना है कि आप इसको बिंदुवार लिख रहे हैं, बिंदु डालना नहीं है, बिंदुवार लिख रहे हैं, यह आपका माइंड का सेट होना चाहिए। प्रासंगिकता में आपको लिखना है लाभ हानि, वर्तमान समय में इसकी लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, और इसकी समस्याएं क्या हैं, और समस्याओं के सुझाव क्या हैं। 1-1, 2-2 शब्दों में, यानी 1-1, 2-2 वाक्यों में आपको यह बताना है। इसके बाद उपसंहार, चौथा पॉइंट निबंध का उपसंहार में आ जाता है, और इस उपसंहार को भी ज्यादा लंबा ना खींचते हुए पूरे निबंध का सारांश आपको 1 या 2 लाइनों में बता करके निबंध को खत्म करना है। अब निबंध की हम यदि चर्चा करते हैं तो निबंध में कि आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल संस्कृत लघु लघु वाक्य आपको बनाना है, ज्यादा संस्कृत की लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि कर्तृवाच्य का ही आप प्रयोग करें लघु सरल संस्कृत के लिए। इसके अलावा अधिक समास वाले पद भी आप ना लिखें, जिससे आपकी विभक्ति गड़बड़ हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको निबंध का लेखन करना है। इसके अलावा कुछ प्रमुख निबंध जो आ सकते हैं, जैसे कोविड-19 का है, अभी समसामयिक घटनाओं में जैसे चल रहा है। एक निबंध जो अधिकतर पूछ लिया जाता है, अस्माकम प्रिय कवि, हमारा प्रिय कवि कौन है, ठीक है। अब हमारे प्रिय कवि में तो बहुत सारे कवि आ जाएंगे, लेकिन यदि ये वाला प्रश्न ही नहीं आता कि हमारे प्रिय कवि,
तो वहां पर प्रश्न आ सकता है कालिदास का, क्योंकि कालिदास एक प्रसिद्ध कवि है, महाकवि कहा जाता है। कालिदास का प्रश्न आ जाएगा तो हमें तैयार करना है कालिदास का निबंध। यदि अस्माकम प्रिय कवि पूछ रहा है तो भी हम कालिदास लिख देंगे, और यदि कालिदास का ही प्रश्न पूछा जा रहा है तो कवि कालिदास तो हमारा तैयार है ही, इसलिए हम इसमें कालिदास का निबंध तैयार करेंगे। तीसरे नंबर पर मैंने जो पॉइंट लिखा है संस्कृत से वैशिष्ट्यम, यहां पर आपसे संस्कृत का महत्व पूछ लिया जा सकता है, वेदों का महत्व पूछ लिया जा सकता है, संस्कृत की उपादेयता पूछी जा सकती है, यानी कि लास्ट वाला जो पहले यानी उत्तर पद जो है वैशिष्ट्यम, प्रासंगिकता, उपादेयता, महत्वम, इनमें परिवर्तन आएगा। आगे वाला जो शब्द संस्कृतम या संस्कृतस्य यह ऐसा ही रहेगा, यानी कि इसमें भी आपको एक ही मैटर की तैयारी करनी है, एक ही मुख्य विषय की तैयारी करनी है, जो कि 10-15 लाइनों में आप लिख सको। बाकी विषय आपको इन तीनों चारों विषयों में एक ही लिखना है। ठीक है, अगले वाले वीडियो में बहुत ही जल्दी मैं इन तीनों चारों विषयों का निबंध लेकर के आऊंगा, जो कि आदर्श निबंध के तौर पर किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है निबंध की, यह बतलाया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको लाभदायक होता है और आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, और जो लोग आपके सहपाठी बीएड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक भी इसको पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। और यदि कोई आपको इसमें डाउट लगा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।